शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गवार। मैं और महावीर बातों में लगे थे। अचानक गवार शब्द का जिक्र हुआ। उस शब्द को सुनकर मैंने महावीर से जो व्याख्या की उसने ना मानी, और शायद आप भी ना माने। इसलिए मेरी कहानी सुनकर मैंने जो गवार शब्द की व्याख्या की है शायद आपको सही लगे। गवार एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या करना मेरे बस में कभी रहा ही नहीं। ठेठ पहाड़ी परिवेश से सभ्य शहरी बनने की कोशिशों में भी कई बार इस शब्द से रूबरू हुआ हूं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इस शब्द का मूल समझ नहीं आता। अतः मैंने अपने निजी अनुभवों के आधार पर इसका अर्थ साधारण मनुष्य के रूप में लिया है। मेरे विचार से हर वह मनुष्य जो नैतिकता की परिसीमाओं में है, शहरी चकाचौंध से दूर है अथवा दूर रहना चाहता है, सभ्य समाज की नजरों में ये गवार है। मैं यह भली प्रकार से जानता हूं कि आप इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। इसलिए मैं आप पर इस बात को मानने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालूंगा। तो सुनिए एक गवार की कहानी। राष्ट्रीय अभयारण्य के एक नामी रिजॉर्ट में अंकेशक यानी बही खाता संभालने वाले के रूप में मेरा पहला दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। दिन भर दस्तावेजों व लेखे जोखे के झंझटों से थका हारा तन मन लिए मैं रिजॉर्ट के आंगन में बैठा, काले आकाश में जगमगाते तारों से बातें करता, वह बॉनफायर से मिलती हल्की गर्माहट से मिलते सुकून से कुर्सी पर ही सो गया। यहाँ आसपास बहुत से जंगली जानवर घूमते हैं। आपका इस तरह खुले में सोना सुरक्षित नहीं। आप जाकर अपने कमरे में सो जाइए। मैनेजर श्याम सिंह जी ने मुझे झकझोरते हुए नींद से उठाया और तोते से लहजे में ये सारी बातें कह डाली। क्या श्याम सिंह जी पहाड़ों में रहकर एक पहाड़ी को जंगली जानवरों का डर बता रहे हो? आप जानते हैं ना, हमें गुड मॉर्निंग बोलते हुए हिरन से शेर तक भोजन के लिए नहीं निकलते। मैंने टॉन्ट करते हुए कहा। श्याम सिंह जी मुस्कुराते हुए बोले, किसी दिन गुड मॉर्निंग में भोजन मत बन जाना उनका। चलो चलो आप भी चलो, रात हो गई, सो जाओ, मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा। आप सो जाइए,
कुछ कर्मचारी आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर मैनेजर साहब मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। कमरे पे पहुंचकर ऐसी नींद आई कि सुबह के 10 बजे तक आंख नहीं खुली। रविवार का दिन था तो कोई जगाने भी नहीं आया। मैं नहा धोकर बालकनी में धूप सेकने लगा। इतने में एक 20-22 साल का ठीक ठाक कदकाठी का नया लड़का मेरे लिए कॉफी लेकर आया और झिझकते हुए बोला, सर कॉफी। मैंने कॉफी का कप लेते हुए पूछा, आप कल रात में आए? नाम क्या है आपका? सर अज्जू। ओहो, पूरा नाम बताओ। सर अजितेश। कुछ व्यक्तिगत परिचय के बाद अज्जू मुझसे घुल मिल गया। घर की विकट परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा पूरी न कर पाने तथा गरीबी से जूझते हुए लड़के के शब्द कितने गहन होते हैं, यह मैं भली प्रकार से समझ सकता था। फिर वह उसी ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा था जिसमें कि मैं। पहाड़ी जीवन कितना कठिन होता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। संसाधनों से वंचित होते हुए भी आधुनिक सभ्य समाज के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए ना जाने कितने त्याग और तप करने पड़ते हैं। इसलिए मेरा अज्जू के प्रति सद्भाव स्वाभाविक ही था। मैं रोज अज्जू से मिलने तथा बात करने के लिए व्याकुल रहता था और वह भी छुट्टी होते ही रसोई से कॉफी का कप लिए ऑफिस में आ जाया करता था। 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद भी एक युवा अपना भविष्य रिजॉर्ट के जूठे बर्तन धोने में खर्च कर रहा था। यह देख मैं बहुत दुखी था और दूसरी ओर अज्जू 2-3 महीनों में ही रिजॉर्ट के सारे कामों में निपुण हो गया था। हर किसी की जुबान पर अब एक ही नाम होता था, अज्जू। दिन बीतते गए और तनख्वाह वृद्धि का समय आ गया। रिजॉर्ट का सकल लाभ अपेक्षा से कई बेहतर था, अतः दिल्ली हेड ऑफिस से वृद्धि की मंजूरी मिलने के बाद औसतन 15% की वृद्धि के साथ सभी को वेतन का भुगतान करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस वृद्धि से अज्जू बेहद खुश था और मैं उतना ही चिंतित। मेरी चिंता का मूल कारण अज्जू का कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी एवज में मिलने वाला क्षुद्र प्रतिफल से संतुष्ट हो जाना था।
संतुष्टि मतलब विराम अवस्था। दूसरा चिंता का विषय मैं खुद, क्योंकि मैं कब अंकेक्षक यानी बही खाता लिखने वाले से आगे की पोस्ट लेखाकार बन गया, मुझे पता ही ना चला। मेरे पास अब दिल्ली हेड ऑफिस लौटना संभव ना था, क्योंकि पूरे रिजॉर्ट के सभी लेन देन को मैंने अपने अधीन ले लिया था तथा उन दायित्वों का उत्तराधिकार लेने के लिए कोई भी कर्मचारी उपलब्ध ना था। और संस्था को भला और क्या चाहिए कि सारी पोस्ट का काम मैं ही उठा लूं। भला क्यों मुझे हेड ऑफिस बुलाते। मैंने दिल्ली स्थित कई कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया, आवेदन भेजे, उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। महीने बीत गए, लेकिन जिन कंपनियों से नौकरी का बुलावा आता वह अपेक्षा अनुसार मेरी कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। मुझे भी वह माहौल भाने लगा था। शायद इसीलिए कोई अन्य प्रस्ताव मुझे उचित नहीं जान पड़ते थे। सुबह 7 से 4 बजे तक का दफ्तर, लग्जरी जीवन, लजीज खाना और पूरे रिजॉर्ट पर दबदबा। भला कौन संतुष्ट ना होता। मैं उस माहौल का आदी होने लगा था और इस बात का मुझे बखूबी आभास था। इसी दौरान मुझे एक भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए गांव जाना था। शादी शनिवार को थी, अतः अवकाश के लिए हेड ऑफिस ने हामी भर दी। मैं शुक्रवार शाम को दोस्त के साथ बाइक से गांव के बाजार तक पहुंचा और वहां से टैक्सी लेकर गांव। 2 दिन खुद को गांव की आबो हवा के हवाले कर जो सुकून मिला, उसने मेरे मन में संतोष के मिथ्य भागों को उजागर कर दिया। पर जिम्मेदारियों के चलते शादी संपन्न होते ही मुझे रिजॉर्ट के लिए 2 दिन खुद को गांव की आबो हवा के हवाले कर जो सुकून मिला, उसने मेरे मन में संतोष के मिथ्य भावों को उजागर कर दिया। मेरा मन वापस रिजॉर्ट लौटने का नहीं हो रहा था। कुछ और दिन अपने गांव में व्यतीत करना चाहता था, पर जिम्मेदारियों के चलते शादी संपन्न होते ही मुझे रिजॉर्ट के लिए निकलना पड़ा। गांव से कोटद्वार के लिए परिवार वाले लोगों के साथ ही उनकी कार में निकला। रास्ते में चाचा जी
व उनकी पोती के संवादों ने मेरे संतुष्ट भावों की विरामावस्था को पुनः एक तेज धक्का देकर गतिशील कर दिया। दादाजी दादाजी, मुझे ना हमारी मैथ वाली मैडम की तरह बनना है। मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगी, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। 9 साल की गुड़िया ने नटखट अंदाज में कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन ये बताओ, हमें गांव में आए 10 से ज्यादा दिन हो गए और तुमने एक दिन भी किताब नहीं खोली। पढ़ोगी नहीं तो टीचर कैसे बनोगी? वो हम शादी में आए ना, इसलिए नहीं खोली दादाजी। अच्छा, तो अगर रोज शादियां होंगी और तुम रोज किताब नहीं पढ़ोगी? नहीं दादाजी, कल से पक्का दिल्ली पहुंचकर। उनके ऐसे ही संवाद लंबे समय तक चलते रहे, जब तक कि गुड़िया तीखे मोड़ों से गुजरती गाड़ी के परेशान माहौल में थक कर सो नहीं गई। हम कोटद्वार पहुंचे ही थे कि मैनेजर का फोन आया और वह अज्जू के बारे में बुरा भला कहने लगा। अरे सर, ये 1 नंबर के गवार को काम पर रख लिया। उनके शब्द नैतिकता की लीक को पार कर रहे थे। अतः मैंने व्यवस्थित मन से उन्हें वहां पहुंचकर अज्जू के बारे में बात करने को कहा। मित्र के साथ उसकी बाइक पर मैं रिजॉर्ट के लिए चल पड़ा, लेकिन मैनेजर के शब्द मुझे परेशान कर रहे थे। गवार? आखिर जिस अज्जू की तारीफ करते मैनेजर की जुबान नहीं थकती थी, वही आज उससे इतना रुष्ट कैसे? क्या किया होगा अज्जू ने? इन्हीं सवालों के जवाब खुद से पूछता मैं रिजॉर्ट पहुंचा। शाम हो चुकी थी। हमें आता देख अज्जू रिसेप्शन के पास से भागता हुआ हमारी ओर आया। आज उसके चेहरे पे गहरी उदासी छाई थी। लग रहा था जैसे वह हमसे मिलने के लिए वहां रुका हुआ था। मेरे पास आकर उसने मुझसे कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, आप मैनेजर की बातों का भरोसा मत करना। मैंने अज्जू के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मेरे लिए कॉफी ले आओ, रूम में बात करते हैं। मैनेजर मेहमानों को देख रहे थे, अतः मैं सीधे अपने रूम में चला गया। कुछ देर में अज्जू और शेफ मेरे पास आए। ये लीजिए सर कॉफी।
मैंने कॉफी का कप अज्जू के हाथ से लिया और दोनों को बैठने को कहा। इतने में मैनेजर भी रूम पर आ गए और सबको मीटिंग रूम में आने को कहा। मैं कॉफी का कप लिए अज्जू और शेफ के साथ मीटिंग रूम में पहुंचा, जहां मैनेजर द्वारा बताया गया कि पिछले 2 दिनों में अज्जू ने ना केवल मेहमानों की खातिरदारी में लापरवाही बरती, बल्कि शनिवार शाम को हुई बारिश में जनरेटर ऑन कर गेस्ट रूम में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को खराब कर दिया है। मैनेजर ने पुनः अनैतिक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। शेफ ने अज्जू के बचाव में कुछ कहने की शुरुआत ही की थी कि मैनेजर ने उसे भी डांटना शुरू कर दिया। मैंने अज्जू को उसकी बात रखने के लिए कहा, लेकिन तब तक वह रिजॉर्ट से जाने का फैसला कर चुका था। मैंने अज्जू को बहुत समझाया, कुछ दिन रुकने का आग्रह किया, लेकिन वह अपना निर्णय ले चुका था। हेड ऑफिस भी उसे रोकने के पक्ष में नहीं था। अतः उनसे बहस करना व्यर्थ था। कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी होता है वह भले के लिए ही होता है। इस घटना ने मेरे संतुष्ट मन को भी विचलित कर दिया था। मुझे अब किसी भी प्रकार से रिजॉर्ट से निकलकर या तो हेड ऑफिस लौटना था या किसी अन्य संस्था में ट्रांसफर लेना था। मैंने आवेदनों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया और मेरा चयन एक विश्व स्तरीय कंपनी के दिल्ली स्थित ऑफिस में लेखाकार के पद पर हो गया। हेड ऑफिस नहीं चाहता था कि मैं रिजॉर्ट छोड़कर जाऊं, अतः उन्होंने मेरे वेतन को पुनः 30% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मैं उनके इस प्रस्ताव के बाद कुछ सोच में पड़ गया। किसी प्रकार यह बात स्टाफ को पता चल गई और उसी शाम शेफ मुझसे मिलने ऑफिस में आया। शेफ ने मुझे बताया कि किस तरह मैनेजर ने अपनी गलती की सजा अज्जू को दी। सर, अज्जू ने कुछ नहीं किया था। हेड ऑफिस से रिजॉर्ट के सीईओ वहां आए थे, जिनके साथ मैनेजर गेस्ट हाउस में पार्टी कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी और अज्जू
अपने रूम में था। इतने में मैनेजर ने उसे मैनेजर की कमरे से शराब लाने को कहा। अज्जू ने शराब लाने से मना कर दिया तो मैनेजर ने उसे बहुत बुरा भला कहा। अज्जू अपने कमरे में पहुंचा। इतने में बिजली चली गई। वह भागता हुआ जनरेटर के पास पहुंचा तो देखा मैनेजर जनरेटर ऑन कर रहे थे। अज्जू को पता था कि गेस्ट रूम के लिए जनरेटर स्टार्ट करना खतरनाक हो सकता है, तो उसने मैनेजर को रोकने का प्रयास किया। लेकिन नशे में मैनेजर ने जनरेटर ऑन कर दिया, जिससे गेस्ट हाउस का पूरा कनेक्शन जल गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल गए। मैनेजर और सीईओ ने सच जानते हुए भी उस बेचारे को दोषी ठहराया, जिस कारण अज्जू नौकरी छोड़कर चला गया। अज्जू के विषय में यह सब जानकर मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने ठान ली कि किसी भी कीमत पर अब यहां नहीं रुकना। शायद भावुकता में मेरा वह निर्णय गलत रहा हो, लेकिन मुझे उस समय रिजॉर्ट से चले जाना ही सही लगा। हेड ऑफिस मेरे निर्णय से नाखुश था, अतः उन्होंने आखिरकार वेतन वृद्धि के साथ मुझे हेड ऑफिस में पदभार संभालने का प्रस्ताव दिया। लेकिन तब तक मेरा निर्णय दृढ़ हो चुका था, जिसे बदल पाना मेरे लिए भी संभव नहीं था। मैं 1 महीने की सूचना अवधि पूर्ण करने के बाद दिल्ली आकर काम करने लगा। इस दौरान अज्जू से फोन से संपर्क करने की कोशिश की, पर असफल रहा। दिन बीतते गए और अज्जू अतीत के किस्सों की तरह धुंधला धुंधला होकर यादों की किताब के पन्ने सा बनकर रह गया, जिस पर जीवन व्यस्तता की धूल जमने लगी। रिजॉर्ट छोड़ने के लगभग 4 साल बाद पुनः एक बार उत्तराखंड जाने का अवसर मिला। मैं और ऑफिस के लगभग 10 और लोग दिन भर के सफर के बाद हम शाम को अल्मोड़ा जिले के एक बेहद नामी होटल पहुंचे। खाना खाकर सब अपने कमरे में सोने चले गए और मैं जाकर चौकीदार के साथ बातें करने लगा। इतने में होटल स्टाफ के कुछ लोग किचन के पास शोर करने लगे।
चौकीदार टॉर्च लिए उनकी ओर गया। पीछे पीछे मैं भी गया। कुछ देर में उन्होंने मजाक करते हुए चौकीदार को कंधे पर उठा लिया। मैं भी भागकर उनके पास गया। मुझे उनकी ओर आता देख वो चुप हो गए। उनमें से एक लड़का मेरी ओर बढ़ा और बोला, अरे ये तो अपने ही भाई जी हैं। और सब ने पुनः शोर करना शुरू कर दिया। मैं सबको चुप होने को कहने लगा। वह कोई और नहीं, वही शेफ था जिसने मुझे अज्जू के बारे में बताया था। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। हम देर रात तक बॉनफायर के पास बैठकर पुरानी बातें करते रहे। मैंने अज्जू के बारे में पूछा तो बस यही पता चला कि वह दिल्ली में कहीं है। होटल से विदा लेते हुए मैंने शेफ से कहा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, आपको कुछ पता चले तो मुझे फोन करके बताना, और यदि मुझे कुछ पता चलता है तो आपको बताता हूं। यह कहते हुए शेफ ने मुझे अपना मोबाइल नंबर एक कागज पर लिख कर दिया। मैंने भी शेफ को फोन कर अपना नंबर शेफ से शेयर किया। पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई और उत्तराखंड से दिल्ली लौटने पर मैं अपने संपर्क सूत्रों की मदद से अज्जू को ढूंढने लगा। फिर लगभग 2 महीने के बाद एक दिन शेफ का फोन आया। सर, अज्जू का नंबर मिल गया, वह दिल्ली में ही है, आप खुद बात कर लो। मैंने अज्जू को फोन मिलाया और मेरे हेलो बोलते ही उसने मुझे पहचान लिया। मेरी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने मेरा पता लिया और कुछ 2-3 दिन बाद मुझसे मिलने मेरे घर आ गया। वह रविवार का दिन था। दोनों के ऑफिस का अवकाश। दिन के भोजन के साथ साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अज्जू से बात करके पता चला कि वह सरकारी विभाग में लिपिक के पद पर काम कर रहा है। यह जानकर मुझे जितनी खुशी हुई उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य हुआ। जो युवा 5,000 की मासिक आय में संतुष्ट था, भला वह कैसे खुद के लिए
सरकारी नौकरी का परिप्रेक्ष्य तय कर सकता था। अतः आतुरता के अधीन मैंने अपनी शंका अज्जू के सामने जाहिर की। अपने 4 साल के संघर्ष की रूपरेखा बताने के पश्चात अंत में अज्जू भावुक हो गया और बोला, उस दिन मुझे जिस तरह बार बार रिजॉर्ट में गांव का गवार, देहाती, बेअक्ल, बेवकूफ जैसे शब्दों से मैनेजर व सीईओ ने बेइज्जत किया, मैंने तय कर लिया कि यह गवार इनसे बेहतर इंसान बनकर दिखाएगा। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि यहाँ अमीर होना ही सभ्य होने की परिभाषा है। भले उसके लिए जीवन भर नैतिकता का गला घोटना पड़े। अहं के चलते अज्जू जैसे लोगों को गवार कहना पड़े, इतना कहकर मैंने अज्जू को गले लगा लिया। शाम की चाय के बाद अज्जू ने मुझसे विदा ली और मैं कई दिनों तक शून्य होकर सोचता रहा कि आखिर सभ्य होने का परिमाण क्या है। आखिर असली जीवन में गवार कौन है, अज्जू या मैनेजर जैसे लोग?